चलिए, आज बी आर अम्बेडकर के एक बहुत पुराने लेकिन जबरदस्त काम को समझते हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं 1916 के एक लेख की, भारत में जातियां। बिल्कुल। और सोचिए, उस वक्त अम्बेडकर सिर्फ 25 साल के थे, एक छात्र, और उन्होंने उस समय की सबसे बड़ी सामाजिक पहेली को सुलझाने की कोशिश की। सही बात है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी लेख के कुछ हिस्से और उस पर किया गया विश्लेषण है। तो आज का हमारा मिशन एक जासूस की तरह सोचना है। अच्छा। हमारे हाथ में है एक 25 साल के अम्बेडकर के शुरुआती सुराग। चलिए देखते हैं कि उन्होंने जाति नाम की इस सदियों पुरानी पहेली के ताले को खोलने के लिए कौन सी चाबी खोजी। और उन्होंने 3 बड़े सवाल उठाए थे, है ना? हाँ, 3 मुख्य सवाल। ये सिस्टम चलता कैसे है, ये शुरू कहाँ से हुआ, और वक्त के साथ ये इतना मजबूत कैसे हो गया। और यही बात इस लेख को बहुत खास बनाती है। ये किसी अनुभवी नेता का भाषण नहीं है, ये एक युवा विद्वान का विश्लेषण है जो समस्या की तह तक जा रहा है। मतलब वो सिर्फ लक्षणों को नहीं देख रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बस ये नहीं देख रहे थे कि जाति क्या करती है, बल्कि ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि जाति है क्या, और यहाँ जो नींव उन्होंने रखी उसी पर उनके बाद के सारे विचार खड़े हुए। तो चलिए इस पहेली को खोलना शुरू करते हैं। ज्यादातर लोग जब जाति के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में काम का बंटवारा या छुआछूत जैसी बातें आती हैं। हाँ, आमतौर पर यही होता है। लेकिन अंबेडकर ने इन सब से परे जाकर पूछा, इन सब का सोर्स क्या है? वो कौन सी एक चीज है जो किसी भी समूह को जाति बनाती है? यहीं पर अंबेडकर अपना पहला और सबसे बड़ा सुराग सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि जाति का असली तंत्र, इसका इंजन अंतर्विवाह है। अंतर्विवाह यानी एंडोगेमी। हाँ, अपनी ही जाति के अंदर शादी करने की मजबूरी। अंबेडकर का तर्क था कि समाज का अलग अलग समूहों में बटा होना कोई अनोखी बात नहीं है, ऐसा हर जगह होता है। लेकिन भारत में इन समूहों ने अपनी सीमाओं को पूरी तरह से बंद कर लिया। मतलब? इसे समझने के लिए उन्होंने एक बहुत शक्तिशाली शब्द इस्तेमाल किया, इनक्लोज्ड क्लास। बंद वर्ग। हाँ, बंद वर्ग। ये सिर्फ एक सामाजिक समूह नहीं है, ये एक किला है, एक ऐसा किला जिसमें से बाहर शादी करने का कोई दरवाजा ही नहीं है। तो वो कह रहे थे कि साथ खाने पीने पर रोक या रीति रिवाज ये सब सेकेंडरी हैं। बिल्कुल। अंबेडकर कहते हैं कि बाकी सारी प्रथाएं, वो सब इसी मुख्य नियम अंतर्विवाह को बचाने के लिए बनाई गई दीवारें हैं। असली चीज है शादी पर नियंत्रण। ठीक है, तो अंतर्विवाह यानी शादी सिर्फ अपने ग्रुप में। ये जाति की दीवारें बनाता है। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। भारत में तो गोत्र जैसी प्रथाएं भी हैं जो कहती हैं कि अपने कुल में शादी मत करो। ये तो बिल्कुल उल्टा नियम है। सही बात। तो अंबेडकर इन दोनों विरोधाभासी नियमों को एक साथ कैसे समझाते हैं? ये तो एक पहेली जैसा लगता है। और ये बहुत ही कमाल का सवाल है, क्योंकि ये जाति व्यवस्था की चालाकी को दिखाता है। अंबेडकर बताते हैं कि जाति ने पुराने बहिर्विवाह के नियम को, यानी अपने गोत्र या कुल से बाहर शादी करने के नियम को खत्म नहीं किया। अच्छा, उसे खत्म नहीं किया? नहीं, बल्कि उसने इसके ऊपर अंतर्विवाह की एक और परत चढ़ा दी। मतलब एक साथ 2 फिल्टर लगा दिए गए। बिल्कुल, ये एक पिंजरे के अंदर एक और पिंजरा बनाने जैसा है। नियम ये है, आपको अपने कुल गोत्र से तो बाहर शादी करनी है, लेकिन अपनी जाति की बाहरी दीवार के अंदर ही रहना है। एकदम सही। सोचिए, इससे शादी के विकल्प कितने ज्यादा सीमित हो गए। इसने जाति की सीमाओं को लगभग पत्थर की लकीर बना दिया, जिसे पार करना एक बहुत बड़ा सामाजिक और धार्मिक गुनाह माना जाने लगा। वाह! तो ये है वो तंत्र जो इस मशीन को चलाता है, एक बंद वर्ग जो दोहरे नियमों से अपनी सीमाओं की रक्षा करता है। हाँ। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, ये सब शुरू कैसे हुआ? ये किले बनाए किसने? क्या किसी ने कोई मास्टर प्लान बनाया था कि चलो पूरे समाज को ऐसे हजारों टुकड़ों में बांट देते हैं? अंबेडकर का जवाब इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। वो कहते हैं कि इसकी शुरुआत शायद किसी भव्य योजना से नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से हुई। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया? हाँ, उन्होंने एक लाइन में इसका सार बताया। कुछ ने दरवाजा बंद कर लिया, दूसरों ने पाया कि दरवाजा उनके लिए बंद कर दिया गया है। उनका मानना है कि इसकी शुरुआत अनुकरण से हुई। अनुकरण मतलब इमिटेशन? हाँ, एक दूसरे की नकल करने से। ठीक। एक मिनट, तो अंबेडकर ये कह रहे हैं कि इतनी जटिल व्यवस्था किसी ग्रैंड प्लान का नतीजा नहीं थी, बल्कि इसकी शुरुआत बस एक समूह के खुद को एक्सक्लूसिव बनाने और बाकी लोगों के उनकी नकल करने से हुई। हाँ, कुछ ऐसा ही।
ये तो किसी सोशल मीडिया ट्रेंड की तरह लगता है, लेकिन हजारों सालों तक चलने वाला। आप इसे बिल्कुल सही समझ रहे हैं। उनका सिद्धांत ये था कि ब्राह्मणों ने सबसे पहले खुद को एक सख्ती से अंतर्विवाही समूह के रूप में सबसे ऊपर स्थापित किया। अच्छा। उन्होंने खुद को बाकियों से अलग और श्रेष्ठ दिखाने के लिए अपने चारों ओर एक दीवार खड़ी कर ली। अब जब समाज के सबसे ऊंचे पायदान पर बैठे समूह ने ऐसा किया तो बाकी समूहों पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना। कैसा दबाव? श्रेष्ठता साबित करने का दबाव। दूसरे समूहों को लगा कि अगर उन्हें भी समाज में सम्मानजनक स्थान पाना है तो उन्हें भी ब्राह्मणों की नकल करनी होगी। तो ये एक सामाजिक संक्रमण की तरह था। हाँ बिल्कुल। सोचिए जैसे आज कोई लग्जरी ब्रांड एक खास डिजाइन बनाता है और फिर उसे देखकर बाकी सब भी वैसा ही बनाने लगते हैं, बस अपनी पहचान बनाए रखने के लिए। तो हर समूह ने खुद को एक ब्रांडेड इकाई में बदल लिया। हाँ, क्योंकि ऐसा न करने पर उनकी सामाजिक वैल्यू कम हो जाती। लेकिन अनुकरण या नकल करने का ये आइडिया थोड़ा सरल नहीं लगता। क्या ये मान लेना ठीक है कि हजारों समूह सिर्फ ब्राह्मणों की नकल करके खुद को बंद कर लेंगे? ये बहुत जरूरी सवाल है। क्या इसके पीछे कोई और आर्थिक या राजनीतिक वजह नहीं हो सकती थी? देखिए, अंबेडकर भी सिर्फ सतही नकल की बात नहीं कर रहे थे। ये सिर्फ फैशन की नकल नहीं थी। ये सामाजिक पदानुक्रम में अपनी जगह बनाए रखने या ऊपर उठने की एक रणनीति थी। मतलब एक तरह की मजबूरी। हाँ, एक तरह की मजबूरी। जब सबसे शक्तिशाली समूह ने नियम बना दिया कि हम अलग हैं, तो बाकी समूहों के पास दो ही रास्ते थे। या तो वे इस बंटवारे को स्वीकार करें और अपनी अलग पहचान बनाकर खुद को सुरक्षित करें, या फिर इस होड़ में सबसे नीचे रह जाएं। बिल्कुल। तो ये अनुकरण एक चेन रिएक्शन की तरह पूरे समाज में फैल गया। अंबेडकर इसे एक अप्राकृतिक संस्था कहते हैं, जिसे अप्राकृतिक तरीकों से बनाए रखा गया। ठीक है, तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है। हमारे पास तंत्र है, अंतर्विवाह, हमारे पास इसकी शुरुआत का एक सिद्धांत है, अनुकरण का चेन रिएक्शन। लेकिन ये तो सब सामाजिक प्रथाएं थी, लोगों की आदतें। ये आदतें इतने कठोर और अटूट नियम कैसे बन गई जिन्हें तोड़ने पर सजा मिलती थी? किसी ने तो इन पर कानूनी या धार्मिक मोहर लगाई होगी। बिल्कुल। और यहीं पर कहानी का तीसरा और सबसे खतरनाक मोड़ आता है। यहाँ एंट्री होती है मनु जैसे विधि निर्माताओं की, मनुस्मृति। हाँ, अंबेडकर इशारा करते हैं कि मनु ने वही किया जो कोई भी सत्तावादी व्यवस्था करती है। उसने मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को उठाया और उसे धर्म और कानून का जामा पहना दिया। तो जो चीजें पहले सिर्फ रिवाज थीं, मनुस्मृति ने उन्हें ईश्वर का आदेश बना दिया। इसका कोई ठोस उदाहरण है स्रोतों में कि कैसे उन्होंने एक रिवाज को कानून बना दिया? हाँ, एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है कि मनु मिश्रित जातियों की उत्पत्ति की व्याख्या कैसे करते हैं। वो ये नहीं कहते कि समाज में नए समूह बन गए हैं, नहीं। तो वो क्या कहते हैं? बल्कि वो हर नए समूह के लिए कहानी गढ़ते हैं। जैसे वो दावा करते हैं कि अभीर जाति ब्राह्मण पुरुषों और अंबष्ठ महिलाओं के बीच अवैध संबंधों से पैदा हुई। जब मैंने स्रोतों में ये पढ़ा तो मुझे बहुत हैरानी हुई। मतलब ये कहना कि अभीर जाति किसी अवैध संबंध से पैदा हुई, जबकि वो असल में एक शासक जनजाति थे जिन्होंने मगध पे भी राज किया था। हाँ बिल्कुल। ये तो इतिहास को अपनी सुविधा के हिसाब से दोबारा लिखने जैसा है। ये इतिहास नहीं, ये तो प्रोपेगेंडा है। आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, प्रोपेगेंडा। अंबेडकर यही साबित करते हैं। वो ऐतिहासिक सबूत देकर बताते हैं कि मनु की ये कहानियां मनगढ़ंत थीं। तो इनका मकसद क्या था? इनका मकसद इतिहास लिखना नहीं था, बल्कि जो भी समूह 4 वर्णों की व्यवस्था में फिट नहीं बैठते थे, उन्हें एक मिश्रित और अशुद्ध पहचान देकर सामाजिक पदानुक्रम में सबसे नीचे जगह देना था। ये मौजूदा व्यवस्था को सही ठहराने का एक तरीका था। हाँ, जिससे जाति जन्म से ही तय हो जाए। हाँ, और ये शायद मनु का सबसे बड़ा और दूरगामी बदलाव था। उन्होंने नियम बनाया कि बच्चे की जाति उसके पिता की जाति से तय होगी, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी शर्त थी। क्या शर्त? शर्त ये थी कि ऐसा केवल तभी होगा जब विवाह समान जाति में हुआ हो, यानी एक ब्राह्मण पुरुष और ब्राह्मण महिला की संतान ही ब्राह्मण कहलाएगी। और अगर शादी अलग-अलग जातियों के बीच हो गई तो? तब खेल बदल जाता था। खासकर प्रतिलोम विवाह में, जहां महिला की जाति पुरुष से ऊंची मानी जाती थी, उससे पैदा हुई संतान को पिता की जाति नहीं मिलती थी। उसे एक निम्न दर्जा दिया जाता था। हाँ, उसे एक निम्न दर्जा दिया जाता था और अक्सर एक नई मिश्रित जाति में धकेल दिया जाता था। इस एक नियम ने अंतर्विवाह के विचार पर कानूनी ताला लगा दिया। इसने ये पक्का कर दिया कि जाति की सीमाएं सिर्फ सामाजिक न रहें, बल्कि कानूनी और वंशानुगत हो जाएं।
गतिशीलता के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। तो अगर हम इस पूरी जासूसी को एक साथ देखें तो अंबेडकर की खोज यह थी, जाति का सार श्रम का विभाजन नहीं है जैसा कि बहुत लोग कहते हैं, बल्कि यह श्रमिकों का विभाजन है। समाज को काम के आधार पर नहीं बल्कि इंसानों के आधार पर ही बांट दिया गया है। एकदम सही। और इस विभाजन का इंजन है अंतर्विवाह। इसकी चिंगारी थी एक अभिजात वर्ग का अनुकरण, जो एक चेन रिएक्शन बन गया। और इस पूरी इमारत पर कंक्रीट डालने का काम किया मनु जैसे विधि निर्माताओं ने, जिन्होंने सामाजिक रिवाजों को धार्मिक और कानूनी नियमों में बदल दिया। हाँ, ये सोचना ही कमाल है कि एक 25 साल का छात्र उस वक्त इस समस्या को इतने वैज्ञानिक तरीके से देख रहा था। बिल्कुल, वो सिर्फ गुस्सा या भावनाएं नहीं दिखा रहे थे, बल्कि एक सर्जन की तरह इस सामाजिक शरीर की चीर फाड़ करके उसकी बीमारी की जड़ तक पहुंच रहे थे। बिल्कुल, ये लेख हमें दिखाता है कि अंबेडकर समस्या के लक्षणों जैसे भेदभाव या छुआछूत से आगे जाकर उस गहरे सामाजिक तर्क और तंत्र को समझ रहे थे, जिसने इस व्यवस्था को हजारों सालों तक जिंदा रखा। और जब आप बीमारी की जड़ को समझ लेते हैं, तभी आप उसके इलाज के बारे में सोच सकते हैं। इस चर्चा के बाद श्रोताओं के लिए सोचने का एक विचार ये हो सकता है, अंबेडकर ने 1916 में ये अकादमिक विश्लेषण लिखा था, जिसमें उन्होंने जाति के तंत्र और उत्पत्ति को समझने की कोशिश की। ठीक 2 दशक बाद 1936 में उन्होंने जाति का विनाश लिखा, जो समझने के बारे में नहीं बल्कि इस व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक राजनीतिक और सामाजिक कार्रवाई का आह्वान था। तो सोचने वाली बात यह है कि ये शुरुआती विश्लेषण, जिसमें अनुकरण और अंतर्विवाह पर इतना जोर है, उनके बाद के क्रांतिकारी विचारों की जमीन कैसे तैयार करता है। उनका ध्यान केवल समझने से बदलने की ओर कैसे गया। इस अकादमिक यात्रा ने उस राजनीतिक क्रांतिकारी को कैसे जन्म दिया जिसे दुनिया आज जानती है।